दीवानापन एपिसोड 95। अब आगे। अपने सामने का नजारा देखकर ईशानी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो तुरंत घबराते हुए बोली, रिधान ये तुम क्या कर रहे हो अपनी बहन के साथ? क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? अभी के अभी छोड़ दो उसे। ये कहते हुए ईशानी तुरंत रिधान की तरफ बढ़ी जिसने इस वक्त जन्नत के गर्दन को कसकर पकड़ रखा था और वही जन्नत और रिधान दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। लेकिन ईशानी की आवाज़ सुनते ही जन्नत एक पल के लिए हड़बड़ा गई। लेकिन रिधान की पकड़ जन्नत के गर्दन पर और भी ज्यादा कस गई। ईशानी जल्दबाजी के साथ घबराकर उन दोनों के पास आए और रिधान को अलग करते हुए बोली, रिधान ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बहन है। छोड़ो उसे, क्या तुम उसे मार डालोगे? ये कहते हुए उसने रिधान को जन्नत से दूर किया और वही जन्नत उसके छुट्टे ही खांसने लगी और गुस्से से रिधान को देखने लगी। लेकिन रिधान ईशानी को सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी ने घबराकर कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। नीचे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, लेकिन मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि तुम जन्नत का गला दबा रहे थे। क्या हुआ है? क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? देखो बेशक से लड़ाई हुई है, लेकिन इस तरह से तुम उसका गला नहीं दबा सकते। ये गलत है। इसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और अगर तुम ऐसा करोगे तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। ये कहकर वो जन्नत को देखकर प्यार से बोली, जन्नत तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जन्नत ने बस अपना सिरना में हिला दिया और गुस्से से फिर से रिधान को देखने लगी। लेकिन रिधान अभी भी जन्नत को ही घूरे जा रहा था। उसने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके अपनी सख्त आवाज में कहा, याद रखना अगर उस वैभव खुराना के बारे में तुमने दोबारा सोचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोबारा ऐसी सजा दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। इसी के साथ वो वहां से गुस्से से चला गया और वही ईशानी को तो रिधान की बातें समझ ही नहीं आए और वो नासमझी में जन्नत से बोली, ये रिधान क्या कह कर गया है? और ये वैभव खुराना कौन है और वो ऐसे गुस्सा क्यों हो रहा था जैसे उसे वैभव खुराना से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो? क्या बात है जन्नत, क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो? जन्नत ने कुछ सेकंड तक ईशानी को देखा और उसे देखते रहने के बाद उसने आखिर में अपना सिरना में हिला दिया, जिसे देखकर ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि अभी तुम अनकंफर्टेबल हो, लेकिन अब मैं यहाँ आती जाती रहूंगी तो तुम मुझे अपनी फ्रेंड समझ सकती हो, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हारी भाभी ही बनूंगी। भाभी का नाम सुनते ही जन्नत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो तुरंत ईशानी को हैरानी से देखने लगी। उसकी हैरान नज़रों को देखकर ईशानी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, एक्चुअली बात यह है कि मेरे और रिधान की शादी तय हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी शादी ऑफिशियल तरीके से भी फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद तो मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी ना। दरअसल ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं लगा, पर आगे चलकर तुम मेरी नंद बनोगी, इसलिए मैं तुमसे अभी से ही अपना रिश्ता अच्छा करना चाहती हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराए और उसे देखने लगी। पता नहीं क्यों पर जन्नत को ये सब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो बिना कुछ कहे ईशानी से अपनी नज़रें फेर ली। ईशानी उसके ऐसे बिहेव को देखकर ना समझी में बोली, क्या हुआ जन्नत, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? उसके जवाब में जन्नत ने अपना सिरना में हिला दिया और उसे हाथ से जाने का इशारा किया। ये देखकर ना चाहते हुए भी ईशानी ने कहा, अच्छा ठीक है, शायद तुम मुझसे अभी बात नहीं करना चाहती, पर अगर नेक्स्ट टाइम से रिधान तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना, मैं रिधान को समझाऊंगी। आखिर मैं उसकी बीवी जो बनने वाली हूँ। ये कहकर ईशानी खुद में ही मुस्कुराए और वहां से बाहर चली गई। इधर उसके मुंह से रिधान की बीवी के शब्द को सुनकर जन्नत की पकड़ बेडशीट पर बुरी तरह कस चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ अलग एक्सप्रेशंस आ गए थे और उसने आंखें बंद करते हुए मन में कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है और अभी शादी के बारे में सुनकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, जबकि ये तो अच्छी बात है। अगर रिधान की शादी ईशानी से हो जाएगी तो रिधान मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। हाँ, मुझे तो खुश होना चाहिए और जल्द से जल्द रिधान और ईशानी की शादी करवा देनी चाहिए। ये कहते हुए वो करवट बदल ली, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी दूर नहीं हो रही थी। इधर नीचे डाइनिंग एरिया में रिधान गुस्से के साथ चेयर पर बैठा हुआ था। उसे इतना गुस्सा देखकर भावना को कुछ समझ नहीं आया और वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? तभी रिधान अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, आप सबकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को यहाँ पर बुलाने की? ये सुनते ही तन्मय और भावना दोनों ही ईशानी को देखने लगे। वही ईशानी रिधान के ऐसे गुस्से को देखकर डर गई थी और चुपचाप बस कोने में खड़ी हो गई। तभी तन्मय ने उसे डांटते हुए कहा,
रिधान ये कैसे बात कर रहे हो तुम? आखिर हमने अगर उसे यहाँ पर बुलाया है तो क्या दिक्कत हो गई? इसके जवाब में गुस्से के साथ रिधान ने कहा, जब मैंने आप सबसे मना किया था कि मैं इस लड़की को अपनी नज़रों के सामने भी नहीं देखना चाहता तो आप सब क्यों जबरदस्ती इसे घर में बुलाते हैं? ये सुनकर अब भावना ने कहा, क्योंकि इससे तुम्हारी शादी होने वाली है। बहुत जल्द हम तुम्हारे शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। ये सुनते ही रिधान का चेहरा डार्क हो गया। वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोला, क्या आप सबने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश की? ये सुनकर भावना ने हिचकिचाते हुए कहा, पर बेटा तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ईशानी अच्छे खानदान की है, बिजनेस स्किल्स इसकी अच्छी है, ये आगे चलकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। तभी रिधान गुस्से के साथ बोला, नहीं चाहिए मुझे ऐसी लड़की, और मुझे शादी करनी ही नहीं है, खासकर इस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप सबको मेरी शादी करवाने का इतना ही शौक है तो खुद कर लीजिए। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया और उसकी सारी बातें सुनकर भावना और तन्मय हैरान हो गए। लेकिन ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। तभी भावना की नज़र ईशानी पर गई तो वो उदासी के साथ बोली, ईशानी बेटा, आई एम सॉरी। मैंने कहा था ना कि रिधान थोड़ा गुस्सैल है और वो ऐसे कुछ भी बोल देता है। ईशानी ने सिसकते हुए कहा, लेकिन रिधान मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? आखिर क्या कमी है मुझ में? उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है? तभी तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, वो लड़का पागल हो गया है। उसे एहसास भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ईशानी बेटा तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं उससे बात करूंगा और तुम्हारी शादी अब उसी से होगी। क्योंकि उसे नहीं पता अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूँ। मैं उससे ज़्यादा जिद्दी हूँ और मैं जो बोलूँगा उसे वही करना पड़ेगा। ये कहकर तन्मय भी गुस्से से वहाँ से चले गए। इधर भावना को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर वो क्या करें। उन्होंने मन में कहा, रिधान तो ईशानी के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और मैंने ईशानी से भी वादा कर दिया है। इधर तन्मय भी रिधान से बहुत गुस्सा है। आखिर रिधान के मन में चल क्या रहा है? वो ईशानी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? शायद मुझे ही बात करनी पड़ेगी। तभी फिर भावना ने कुछ सोचते हुए ईशानी से कहा, ईशानी बेटा तुम्हें अभी के लिए घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानना चाहती हो ना कि रिधान को कैसी लड़कियां पसंद है, तो तुम कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहो। जब तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर रिधान किस तरह का लड़का है, और फिर तुम्हें उसके साथ बात करने में भी कंफर्टेबल होगा और शायद जब तुम यहाँ पर रहोगी तो रिधान भी तुम्हारे थोड़े करीब आ जाए। इस तरह अभी तुम दोनों ज़्यादा मिले नहीं हो तो शायद इसीलिए रिधान तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। ये सुनकर ईशानी ने भी फिर अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रही है। अगर मैं यहाँ रिधान के साथ कुछ वक्त के लिए रहूंगी तो शायद हम दोनों के बीच सिचुएशन ठीक हो जाए। और वैसे भी डैड बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं और मैं घर में अकेली थी, तो मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर भावना मुस्कुराई और बोली, फिर तो बहुत अच्छी बात है। दोपहर का वक्त, जन्नत के रूम में इस वक्त ईशानी और भावना दोनों ही वहां पर खड़े थे और इस वक्त मानिक और जन्नत को देख रहे थे। मानिक जन्नत का चेकअप कर रहा था। मानिक ने मुस्कुराते हुए जन्नत से कहा, जन्नत तुम अब रोज सुबह थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करोगी। ओके। ये सुनकर जन्नत ने स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी भावना ने कहा, मानिक इसकी आवाज़ जल्दी वापस आ जाएगी ना? मुझे टेंशन हो रही है। इसके जवाब में मानिक ने मुस्कुरा कर कहा, इंटरनल इंजरीज जो थी वो काफ़ी हद तक भर चुकी है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, बस 4-5 दिनों में ही इसकी आवाज़ वापस आ जाएगी। ये सुनकर ईशानी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तब तक जन्नत हमें इशारों से बातें करके समझाएगी। ये सुनकर भावना हंस दी और मानिक भी मुस्कुराया, लेकिन जन्नत बिल्कुल चुप थी। तभी फिर मानिक अपनी जगह से उठते हुए जन्नत से बोला, जन्नत तुम्हें अभी स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, तुम अपना ध्यान रख रही हो ना? तभी भावना ने मुंह बनाकर कहा, इसके डिमांड ही अलग अलग रहते हैं। जब से ये ऐसे बीमार पड़ी है तब से ये हर वक्त सिर्फ स्पाइसी खाने की डिमांड करती है। नॉर्मल खाना तो इससे खाया ही नहीं जाता, जबरदस्ती तो मैं इसे खिलाती हूँ। ये सुनकर जन्नत का मुंह बन गया और वही मानिक ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा ही होता है, बाकी दिनों में तो हम वो चीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं और हमें वो चीज़ खाने के लिए मना की जाती है तभी हम जानबूझकर उसे कहते हैं। ये सुनकर फिर सभी मुस्कुराए और मानिक वहाँ से जाते हुए बोला, मैं 2 दिन बाद फिर से आऊँगा तुम्हारा चेकअप करने। जन्नत ने अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद फिर भावना और ईशानी जन्नत के पास आई। जन्नत अपनी तिरछी नज़रों से ईशानी को देख रही थी। तभी भावना ने ईशानी से कहा,
ईशानी मैं जन्नत के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एक्चुअली मैं जन्नत के साथ जाती पर तुम देख रही हो ना जन्नत की कैसी हालत है। ये सुनकर ईशानी ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, मैं जरूर चलूंगी। तभी जन्नत ने ड्रॉअर से एक पेन कॉपी निकाला और उस नोट पर उसने कुछ लिखकर उनकी तरफ दिया। भावना ने उसे पढ़ा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा मुझे पता है कि तुम्हें शॉपिंग की जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। ये सुनकर जन्नत ने फिर से लिख कर दिया, जिसे ईशानी ने पढ़ते हुए कहा, जन्नत तुम सच में बहुत अच्छी हो लेकिन अगर आंटी तुम्हारे लिए करना चाहती है तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। ये सुनकर फिर जन्नत ने कुछ नहीं कहा। तभी फिर भावना अपनी जगह से उठकर मुस्कुरा कर बोली, शायद तुम दोनों ननंद भाभी की आगे चलकर बहुत बनने वाली है। एक बार फिर से नंद भाभी शब्द सुनकर जन्नत के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई, लेकिन इशिता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ मुझे जन्नत बहुत पसंद है, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहूंगी। तभी भावना ने जन्नत से कहा, जन्नत बहुत जल्द मैं रिधान की शादी करने वाली हूँ, इसलिए तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें भी तो सारी तैयारी करवानी पड़ेगी ना। ये सुनकर जन्नत जबरदस्ती स्माइल के साथ अपना सिर हिलाई, जिसके बाद भावना और ईशानी वहां से चले गए। इधर उनके जाते ही जन्नत की वो स्माइल गायब हो गई और उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? नहीं ये सही नहीं है, मुझे खुश होना चाहिए। उसे राक्षस शैतान की शादी हो रही है। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठी और सीधे बालकनी में चली गई। शाम का वक्त था, जन्नत सो गई थी और फिर सोकर उठने के बाद वो बालकनी में झूले पर बैठी शाम के नज़ारे को देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उस बालकनी का ग्लास डोर साइड हुआ, जिसकी आवाज को सुनकर जन्नत ने तुरंत उस तरफ देखा और वहां रेहान को देखते ही उसका सारा सुकून गायब हो गया। वो गुस्से से रिधान को घूरने लगी। रिधान उसकी तरफ तिरछा मुस्कुराते हुए आया और बोला, क्या हुआ? मुझे देखकर ऐसे तुम्हारे चेहरे पर मातम क्यों छा गया? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? ये सुनकर जन्नत ने चिढ़ते हुए रिधान से मुंह फेर लिया। उसको चिढ़ते हुए देख रिधान के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो उसके पास झूले पर आकर बैठ गया और उसके बालों की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए उसके बालों को सूंघने लगा। ये महसूस करते ही जन्नत को एक सिरहन महसूस हुई और वो तुरंत रिधान को खुद से दूर की, लेकिन रिधान ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें फिल करना चाहता हूँ, इसी तरह बैठी रहो। ये कहकर वो फिर से उसके गर्दन और गले को सूंघने लगा। जन्नत को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तभी अचानक से उसके ज़हन में ईशानी का ख्याल आया, जिसके आते ही उसने पूरी ताकत से रिधान को धक्का दिया और गुस्से से उसने अपने नोट में कुछ लिखा। रिधान उसे अपनी भौहें चढ़ाकर घूरने लगा और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अभी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अभी पढ़ाई कर रही हो। आखिर क्या लिख रही हो तुम? ये कहकर वो नोट में देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी जन्नत ने गुस्से से उस नोट में कुछ लिखा और उसे सीधे रिधान के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए उसे घूरने लगी। रिधान तिरछी स्माइल के साथ उस नोट को पढ़ने लगा, लेकिन उसे पढ़ते ही उसकी स्माइल गायब हो गई और गुस्से से उसने जन्नत को देखते हुए कहा, ये क्या बकवास लिखा है तुमने? जन्नत इसके जवाब में कुछ बोली नहीं, बस गुस्से से उसे ही देखती रही। तभी रिधान उसकी तरफ बढ़कर बोला, इन शब्दों का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर तुम्हारी भाभी कौन है और मैं क्यों जाऊं उसके पास? देखो मुझे साफ साफ बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? उस नोट में जन्नत ने लिखा था, मेरे पास आने के बजाय मेरी सो कॉल्ड भाभी के पास जाए, जिनके साथ आपको जिंदगी बितानी है। उद्धरण चिन्ह। तभी जन्नत ने गुस्से से फिर से उस नोट पर कुछ लिखा और उसे रिधान की तरफ बढ़ा दिया। रिधान ने वापस से उस नोट को पढ़ा, लेकिन इस बार उस नोट को पढ़ते ही उसका चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया और वो आगे बढ़कर गुस्से से जन्नत की गर्दन को पकड़ लिया। आह!